जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का मैथ का वीवीआई प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जी हाँ, ये गणित का प्रश्न है। यह चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं से लिया गया है। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव का सेट का संग्रह किया गया है कि पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा और ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पर आप शुरू से अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है कि दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जी हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में बताया गया होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर रहता है। तो नीचे कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, जहां जीरो छोटा या बराबर होगा आर से और आर छोटा होगा बी से। जी हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जहां दो धन पूर्णांक ए और बी रहता है और ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो जीरो छोटा रहता है या बराबर रहता है आर से और आर छोटा रहता है बी से। तो आर ये छोटा रहता है बी से, ये जो निशानी है ये छोटा का, यानी कि आर छोटा है बी से और बी बड़ा है आर से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, मैथ में बहुत से बच्चे ऑब्जेक्टिव को हल नहीं कर पाते हैं और उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। दूसरा प्रश्न है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। जी हाँ, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, विषम संख्या या अभाज्य संख्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वास्तविक संख्या। जी हाँ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? जी हाँ, पूर्णांक जो भी पूर्णांक है, जैसे 5, 6, 7, 8, माइनस में भी जो पूर्णांक है, तो क्या ये सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हाँ। जी हाँ, तो संख्या रेखा पर हम सभी पूर्णांकों को हम निरूपित कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर का कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी? जी हाँ, जब प्राकृतिक संख्या के संग्रह में, जैसे प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है ये प्राकृतिक संख्या है। तो कहता है कि इसमें अगर शून्य को शामिल किया जाए और साथ में ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर शामिल कर दिया जाए तब इसे हम कैसी संख्या कहेंगे? ऑप्शन कहता है प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वैसी संख्या को पूर्णांक कहते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 5 नंबर का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट है 5 नंबर का कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं। जी हाँ, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं होगा। तो ऑप्शन है होगा, नहीं होगा या ए और बी दोनों। तो दोस्तों, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए 1, 2, 3, 4 ये सभी पूर्ण संख्याओं को हम संख्या रेखा पर हम दिखा सकते हैं, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 6 नंबर का कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? जी हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत उसे क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए,
पूर्ण संख्या कहेंगे। जी हाँ, उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न। देखिए इस प्रकार से कितना सुंदर तरीके से सजाया गया ये। अब दूसरा जो इसमें पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जी हाँ, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपके सामने है, जिसमें से 7 नंबर का प्रश्न है कि अगर पूर्णांक b a पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तब b को a का क्या कहा जाता है। जी हाँ, कहा जाता है कि b a का पूर्णांक a पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि a यहाँ रखेंगे और b यहाँ रखेंगे, और b जो है a से पूर्णतः विभाज्य है, तब उसे क्या कहते हैं। तो देखिए b को कहेंगे भाज्य। जी हाँ, जो बीच में रहता है ये भाज्य होता है, और जिससे भागा देते हैं उसको कहते हैं भाजक। तो यहाँ कह रहा है कि b को क्या कहेंगे, तो b को कहेंगे भाज्य, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए भाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। क्या 0 जो है किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। अगर हम 8 को विभाजित करना चाहेंगे 0 से, या 7 को विभाजित करना चाहेंगे 0 से, तो क्या यह विभाजित होगा, तो नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं। जी हाँ, विभाजित 0 किसी भी पूर्णांक को विभाजित नहीं करता है। नेक्स्ट है 9 नंबर का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अनुप्रयोग होता है। जी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अनुप्रयोग किस पर होता है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 धनात्मक पूर्णांकों के म से निकालने में। जी हाँ, 2 धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अनुप्रयोग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। जी हाँ, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि प्लस में है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो वो किस रूप में होगा। तो दोस्तों वो होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, धनात्मक पूर्णांक होगा, क्योंकि विषम पूर्णांक कहता है, और विषम पूर्णांक उसे कहते हैं जो सम संख्या से नहीं कटे, विभाजित ना हो, यानी कि 2, 4, 6, 8 ये सबसे जो नहीं कटे उसको कहते हैं विषम पूर्णांक। तो यहाँ 2q + 1 है, अगर q का मान अगर 2 लेते हैं और उसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो 2 दूना 4 + 1 यानी कि 5 हो जाएगा। तो 5 जो है एक विषम पूर्णांक है। ऐसे भी किसी भी सम पूर्णांक में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो वो विषम पूर्णांक हो जाता है, और ये सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2q + 1, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 11 नंबर का। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है। जी हाँ, यहाँ कह रहा है धनात्मक और सम पूर्णांक वो किस रूप का होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, सम पूर्णांक 2q का रूप होता है, जहाँ q धनात्मक पूर्णांक है। तो 2 में हम किसी भी संख्या 1 से गुना करें या 2 से करें या 3 से करें, किसी से भी करेंगे तो वो सम आ जाएगा। 2 × 1 यानी 2, 2 × 2 यानी कि 4, 2 × 3 यानी कि 6। तो 2, 4, 6 ये सभी सम पूर्णांक है, तो इसका सही रूप होगा 2q। नेक्स्ट है 12 नंबर का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। जी हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। ऑप्शन है 0 को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, या 0 सहित सभी पूर्णांकों के लिए, केवल धन पूर्णांकों के लिए, या सभी उत्तर ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 को छोड़कर सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है। जी हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह जो है किन पूर्णांकों के लिए संभव है। ऑप्शन ए कहता है केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए,
और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों के लिए या किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। जी हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, तो डी द्वारा विभाजित कौन होगा? जी हाँ, डी द्वारा विभाजित कौन होगा? तो देखिए, अगर दो पूर्णांक है ए और बी, उसका HCF अगर कोई संख्या डी है तो डी द्वारा कौन विभाजित होगा? केवल ए या केवल बी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि ए और बी दोनों। देखिए कैसे, मान लिया जाए कि एक संख्या 4 है और एक संख्या 12 है। अगर ये दोनों का अगर हम HCF निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो 4 और 12 का महत्तम 4 होगा। जी हाँ, तो यह 4 जो है इससे दोनों कटेगा, 4 भी कट जाएगा एक बार में और 3 से 12 भी कट जाएगा, यानी कि 4 से दोनों कटेगा, इसलिए यहाँ होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, जहाँ सी बड़ा है डी से और भागफल क्यू है और शेषफल आर है, जहाँ 0 छोटा या बराबर है आर का और डी से छोटा है आर, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक है सी और डी, तो सी बड़ा है और डी छोटा है, तो डी से भागा देंगे सी में, और इसका भागफल क्यू है और शेषफल आर है, नीचे शेष आर बचा है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ देखिए कहता है कि इसका सही जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, सी बराबर डी क्यू प्लस आर, क्योंकि सी जो भाज्य है तो भाज्य बराबर होता है भागफल गुने भाजक गुने भागफल, तो ये भाजक डी और भागफल क्यू, तो डी क्यू में गुना हो जाएगा और आर जो है ये प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 16 नंबर का, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, सी बड़ा है डी से, तो इसका HCF क्या होगा अगर शेषफल आर बराबर 0 है? जी हाँ, शेषफल जो है आर बराबर 0 है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डी। जी हाँ, ऑप्शन ए, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, सी बड़ा है और डी छोटा है और उसका HCF जो है वो आर बराबर 0 है, तो इसका सही आंसर कौन होगा? तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं 100 से बड़ा है, 100 बड़ा है 20 से, तो 20 से अगर हम निकालते हैं HCF तो 20 पचे 100, यानी कि इसका HCF जो होगा वह 20 होगा। उसी प्रकार से C और D का HCF जो होगा, जो छोटी संख्या है वही होगा, यानी कि D। नेक्स्ट है 17 नंबर का, दो धनात्मक पूर्णांक C और D, जहाँ C बड़ा है D से और R नॉट इक्वल टू 0, R बराबर 0 नहीं है, तो HCF कितने के बराबर होगा? यानी HCF कितने के बराबर होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, HCF जो होगा DR होगा। जी हाँ, HCF DR होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि रूट अंडर 18 का प्रमेयकरण गुणांक कौन सा होगा? यानी कि प्रमेयकरण गुणांक का मतलब होता है कि रूट 18 में हम कितना से गुना करें तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों रूट 18 को अगर हम तोड़ते हैं तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, यानी कि अगर इसमें एक अगर 2 से अगर गुना हो जाए तो यह परिमेय संख्या में बदल जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूट अंडर 2। क्योंकि अगर रूट 18 है, अगर इसमें गुना करते हैं रूट 2 से तो हो जाता है 18 दूना 36, यानी कि अंडर रूट 36 और 36 का बाहर आ जाएगा 6। जी हाँ, 36 के बाहर 6 होगा, जो कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पूछा जा रहा है रूट अंडर 18 का परिमेयकरण गुणांक कौन सा है?
तो √2 होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि 45 तथा 60 का मस क्या होगा। जी हाँ, 45 और 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसको बनाने का एक तरीका ये है भाग विधि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि 45 को लिखेंगे बाहर और 60 को लिखेंगे अंदर, यानी कि जो छोटा वो बाहर रहेगा, जो बड़ा है वो अंदर होगा। और 45 से कितने बार लगेगा, तो एक बार लगेगा। 45 बच जाएगा 15, 15 को घेर देंगे, 45 को यहाँ लिखेंगे। 15 तिया 45, यानी कि 3 से कट गया। तो ये जो 15 जो आया, ये 15 हो गया मौसा। और दोस्तों जब हम HCF निकालते हैं तो हम ऐसे संख्या को देखते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे 45 और 60 दोनों कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 45 जो है, ये ऑप्शन ए अगर हम देखते हैं 45, तो 45 से सिर्फ 45 कटता है, 60 नहीं कटता है। तो देखेंगे बड़ी संख्या 15 है, 15 से 45 भी कटता है और 60 भी कटता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15। नेक्स्ट है 20 नंबर का, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। जी हाँ, एक अशून्य है यानी कि शून्य नहीं है। तो अगर अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या मान लिया जाए, एक है √3 और एक है √2, अगर गुना करेंगे तो रूट हो जाएगा 6, तो ये अपरिमेय संख्या आता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी हमेशा अपरिमेय होगा। जी हाँ, अगर दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो हमेशा उसका गुणनफल अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां Q बराबर 0 नहीं है। तो कहता है कि अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि नहीं लिख सकते हैं। जी हाँ, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 22 नंबर का। 22 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में असत्य कथन पहचान करें। निम्न में से असत्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन बी है कि सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यह गलत कथन है, क्योंकि जितने भी परिमेय संख्या है, मान लिया जाए 5/3 है, ये परिमेय संख्या है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे 3/5, तो ये अपरिमेय नहीं होगा, ये भी परिमेय ही है, इसलिए यह कथन ऑप्शन बी जो है कथन असत्य है। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। जी हाँ, एल्गोरिदम विभाजन, यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन दो धनात्मक पूर्णांकों को कौन सा तकनीक है, यानी कि लघुत्तम का है कि महत्तम का है कि भागफल का है या शेषफल का है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी महत्तम समापवर्तक निकालने का तकनीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ तीसरा पॉइंट करके दे रहा है कि गणित के आधारभूत प्रमेय, जो गणित का आधारभूत प्रमेय है उसका प्रश्न दिया गया है। इसमें से 24 नंबर का प्रश्न है कि दो संख्याओं a और 18 का लस 36 है और मस 2 है, तो a का मान क्या होगा। जी हाँ, दो संख्या दिया गया है, एक a है और एक 18 है, उसका लस 36 और मस 2 है, तो इसका a का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में हम देखते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि लस गुने मस और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए पहली संख्या a दिया हुआ है और गुना दूसरा संख्या 18 है, तो ये बराबर हो जाएगा लस 36 और गुना मस 2 के। तो a बराबर जब निकालेंगे तो a के साथ 18 गुना में है, यह चला जाएगा बटा में, तो लिखेंगे 36 गुना 2/18। 18 से 36 कटेगा 2 बार में, 2 और 2 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 4। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि 5, 15 और 20 के लस और मस का अनुपात क्या होगा।
जी हाँ, यहाँ 3 संख्या दिया गया है 5, 15 और 20। इसका लघुत्तम निकालना है और महत्तम निकालना है, उसका अनुपात लिखना है। तो दोस्तों 5, 15 और 20, 5, 15 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 5 से लगेगा 1 बार में, 3 बार में 15 आएगा, 4 बार में ये 20 आएगा। जब इसको गुना कर देंगे तो 5 तिया 15 चौके 60, एलसीएम आ गया 60। और जब इसका महत्तम निकालेंगे 5, 15 और 20, तो दोस्तों महत्तम में देखेंगे कि 5, 15, 20 जो है ये कौन से बड़ी संख्या से तीनों कट जाएगा। तो देखिए 5 से तीनों कटता है, 5 से 1 बार में 5 आता है, 5 से 3 बार में 15, 5 से 4 बार में 20, इसलिए इसका मस हो जाएगा 5। अब 60 और 5 का अनुपात निकालेंगे तो 5 से 12 बार में कटता है 60, यानी कि 12 ऊपर हो गया और 1 नीचे, यानी कि 12:1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 12:1। नेक्स्ट है 26 नंबर का। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। नेक्स्ट है 26 नंबर का कि अगर एक से एक भाज्य संख्या को P1, P2, P3 ... Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो P1, P2, P3, Pn को कैसी संख्या कहते हैं। तो दोस्तों ये जो गुणनखंडित किया हुआ संख्या है ये कैसी संख्या, ऑप्शन कहता है अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या या भाज्य संख्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है 27 नंबर का, 4 पर पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। यानी कि जब 4 पर पावर n को अगर हम 2 के गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो ऐसा कौन सा 2 के अलावे कौन सा संख्या होगा कि वो शून्य पर समाप्त होगा। तो दोस्तों 2 के अलावे अगर 5 रहता है और इस पर पावर n अगर है तो 2 पचे 10, 10 पर पावर चाहे जितना भी लिखें, 5 लिखे, 6 लिखे, 7 लिखे, इसका जो शून्य पर ही समाप्त होगा। इसलिए 2 के अलावे कौन सा संख्या होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 5। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि यदि प्रथम 1, 3, 9, 8, 6 यानी कि 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो किससे भाज्य होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 13,986 अभाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। जी हाँ, इसको क्या करेंगे, इसे अभाज्य संख्या के रूप में इस प्रकार से इसे तोड़ेंगे। तो लिखेंगे 1, 3, 9, 8, 6। जी हाँ, 13,986 इसको जब 2 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6, 9, 9, 3। जब इसे 3 बार में लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकाएं 3। जब इसको 3 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 सते 21, 3 सते 21, 3 सते 21। जब इसको 7 बार में लगाएंगे, देखिए 7 से जब लगाते हैं तो ये आ जाता है 1, 1, 1। फिर जब 3 से लगाएंगे, जी हाँ 1, 1, 1 में जब 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 37। जब इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर 2 और 3, 5, 3, 8, 7, 15, 15, 3, 18 और 7, 55 होता है। तो 55 जो है किससे विभाजित होता है, कह रहा है कि n हमेशा भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा, तो 55 जो है 6 से भी नहीं कटता है, 4 से भी नहीं कटता, 8 से भी नहीं कटता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, 55 देखना है कि 55 किससे कटता है, तो 55 यहाँ ऑप्शन में किसी से नहीं कटता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि अगर P और Q 2 अभाज्य संख्या है। जी हाँ, P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो P और Q √PQ क्या है। तो देखिए अगर एक अभाज्य संख्या 3 लेते हैं, एक अभाज्य संख्या 5 लेते हैं, अगर दोनों को गुना करते हैं तो √15 आता है। और यह कौन सा संख्या है,
तो यह अभाज्य, ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं कि जिसको रूट अंडर से पूरा पूरा बाहर नहीं निकाला जा सके, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर रूट अंडर से पूरा पूरा बाहर निकाल दिया जाए, जैसे 36 हो गया, 36 के बाहर आएगा 6, यानी कि वर्गमूल होगा 6। अगर 64 लिखते हैं तो 64 रूट अंडर 64 का वर्गमूल होता है, अगर 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका 8 होता है। तो ये 8 जो है ये परिमेय संख्या है। रूट अंडर 64 को भी कहेंगे परिमेय संख्या है, लेकिन रूट अंडर 15 जो है 15 का बाहर नहीं निकलता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, और आज का ये अंतिम प्रश्न है 30 नंबर का, कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों अगर सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या देखा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। जी हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और अगर सबसे छोटा अगर भाज्य संख्या देखा जाए, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कहते हैं कि जिसका मात्र 2 गुणनखंड है, तो 2 गुणनखंड 2 का है। और भाज्य संख्या कहते हैं कि जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या आ जाएगा 4। जी हाँ, 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ये दोनों का गुणनफल करेंगे, यानी कि गुना करेंगे, तो 4 दूना 8, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 8। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।